हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के 100 मार्क की, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपका ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ दोस्तों आज हम 2-3 चैप्टर ही करवाएंगे। 2-3 चैप्टर मतलब जैसे बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसने कहा था लगभग में 2 चैप्टर आज कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला देखिएगा कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहला है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। दोस्तों बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है, जैसे कहानी, एकांकी, यात्रा संस्मरण और ललित निबंध। इसमें क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, डी यानी कि ललित निबंध। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेगा, क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्या है पहला ऑप्शन, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और स्वतंत्र तंत्र युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि भारतेंदु युग। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं और बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिएगा ऑप्शन में कि विधत्तता पूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। और डी में क्या दिया हुआ है, अवाक होकर बातचीत करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य का उत्तम तरीका क्या होता है कि अवाक होकर अपनी से बातचीत करना यही होता है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला क्या है, पहला है तर्क, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है आत्मीयता और चौथा है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो चलिए इसका देख लेते हैं, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर सी होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, आत्मीयता होता है। जैसा कि आप लोग को बहुत ही ये सब चीज़ कॉमन चीज़ है, पता ही होना चाहिए। और चलिए आप देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों बातचीत के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी, तो उसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में, यानी कि ऑप्शन बी 23 जून 1844 ईस्वी होगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि संयोगता स्वयंवर की रचना है, मतलब ये रचना किसकी है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी यानी कि श्रीनिवास दास जी। तो चलिए अब बोलिएगा कि ये जो आप बोले कि संयोगता स्वयंवर रचना किसकी है। देखिए आप जो पढ़ेंगे ना भूमिका, इसके भूमिका तो उसी में दिया हो रहा था, ठीक ना, तो उसमें दिया हुआ रहता है ये सब चीज़, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये जो भूमिका पढ़िएगा, तो भूमिका जो पढ़िएगा आप, तो भूमिका में होता है क्या, आपको भूमिका में होता है कि भूमिका में ही सब कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक ना, जिससे कि आप लोग को पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो श्रीनिवास दास जी जो है संयोगिता स्वयंवर के लेखक जी हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक ना। पहला ऑप्शन क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान, तीसरा ऑप्शन है सद्भाव का अभाव और चौथा ऑप्शन है परीक्षा गुरु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। पहला ऑप्शन क्या है, रेल का विकट, और पहला ऑप्शन ही सही है। देखिए इसमें जो है रेल का विकट एक, जैसा कि ललित निबंध है बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी, और बातचीत एक ललित निबंध है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, देखिए ये मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक ना, तो इसीलिए आपको दिमाग में याद रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, रेल का विकट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का मासिक पत्रिका कब निकाला था, मतलब मासिक पत्रिका निकाला था, कौन से आदमी निकाला था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका मासिक पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, जो कि 1877 ईस्वी के आसपास में शायद निकाला था। तो चलिए आगे की ओर वो भी पढ़ लेंगे कितने ईस्वी में निकाले थे। तो चलिए फिलहाल आगे की ओर पढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत ललित निबंध है। और आपके ऑप्शन में अगर निबंध दिया हुआ रहता है तो वो निबंध ही होता है। ललित निबंध या निबंध दोनों एक ही बात है, फर्क सिर्फ इतना है
कि कभी ऑप्शन में निबंध दिया हुआ रहता है और कभी ललित निबंध दिया हुआ रहता है। तो आप इस बात पे गौर फरमाइए, मतलब देख लीजिएगा, गौर फरमाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आप अगर मिस्टेक कर गए तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो ये जो है रॉबिन्सन क्रूसो जी 16 वर्ष के उपरांत जो है फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। और बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। और क्या 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, और क्या खाने के लिए थोड़े नाम लाए हैं आपके लिए। तो चलिए खैर ये सब बात किए भाई साहब, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में संघर्ष ना हो तो क्या मज़ा है जीने में, ठीक ना। तो उसी तरह है, ज़िंदगी में संघर्ष होना चाहिए भाई साहब। कब तक संघर्ष से बचते रहिएगा, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है भाई साहब, जगिए और पढ़िए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बातचीत की शैली, और बातचीत की शैली ही बातचीत के माध्यम से बतलाना चाहते थे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक ना। बातचीत की शैली ही समझाना चाहते थे बातचीत के माध्यम से, ठीक ना। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल जी को जो है, ये सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भट्ट जी ने अंग्रेजी के साहित्य में एडिशन और स्टील की श्रेणी में रामचंद्र शुक्ल जी को ही रखा गया था। अगर आप भूमिका नहीं पढ़े हैं और अगर आपके पास टाइम रहता है तो कृपया करके हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, उसमें कोई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो खुद से पढ़िए, और क्या कीजिएगा, पढ़ाई से थोड़े ना आप भाग सकते हैं। आप भागेगा तो बाद अपनी करियर खुद आपके हाथ में है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमको क्या है, हमको तो भाई पढ़ना है और पढ़ाना है आपको। चलिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। दोस्तों ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। भूमिका में सब कुछ दिया हुआ है और भूमिका से बहुत ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन उठता है। तो कृपया करके आप लोग भूमिका एक बार अवश्य देख लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके, और सभी चैप्टर वाइज चैप्टर करके दिया हुआ है। तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक कोचिंग सेंटर सर्च करके प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आप हिंदी निबंध भाग 12 एक बना हुआ है फाइल, और उसमें सभी कहानी का जो भी है अपना अपलोड है, देख लीजिएगा उसमें। और आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। मैंने फिर इससे पहले भी आ चुका है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया थे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक ना। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है ये कब निकाला था, मतलब कब प्रारंभ किया था निकालना, ठीक ना। तो ये जो है दोस्तों 1877 ईस्वी में किया था। चलिए देखते हैं, हाँ 1877 ईस्वी में क्या था। चलिए सही था, कन्फ्यूजन था लेकिन फिर भी सही था, ठीक ना। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। देखिए मेघदूत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन देखने की प्रयास कीजिएगा भाई साहब, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सी रचना रचित नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, रचित नहीं है, एक बार पे गौर कीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है कि नहीं है, ठीक ना। तो इसके कारण दोस्तों होता क्या है कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब क्या नहीं है। तो देखिए ये जो है इसमें कहा जाता है कि मेघदूत नहीं है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित। और ये तीनों जो है, ये तीनों देखिए एक बार कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। देखिए प्रभावती ये जो है ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, वैनी संहार ये भी रचित है, और मेघनाथ वध ये भी रचित है। तो ये तीनों ही रचित है। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है तो पद्मावती या वैनी संहार या मेघनाथ वध, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो इसी तरह आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। देखिए यहाँ पे आ गया ना एक क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। पहला ऑप्शन देखिएगा मैला आंचल, दूसरा गोदान, तीसरा स्वजान एक सुजान, और चौथा अंतराल।
तो सो आजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा नांदी पाठ। क्या हो जाएगा? नांदी पाठ, ठीक ना। और आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने नहीं मिला था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 16 वर्ष के उपरांत जो है ना रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य के मुख देखने को मिला था, ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार का पता चलता है, यह किसका कथन था? ये जो है मेरे भाई बेन जॉनसन का कथन था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार, यानी कि जो पढ़ा लिखा है उसका पता आप कैसे कीजिएगा? अगर वो अच्छा बोलचाल करता है, शिक्षित की तरह व्यवहार करता है, तो वो साक्षर है। और जो मतलब जिसका लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज से ही पता चलता है कि आप कैसे हैं नहीं हैं। तो वही कह रहा है कि साक्षात्कार का पता कैसे चलता है, ठीक ना। तो ये जो है बेन जॉनसन कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार का पता चलता है। तो चलिए बोले से ही रूप के मतलब ये कथन है, जैसा कि लैंग्वेज दिया हुआ रहता है ना, कोई मान के चलिए कोई फिजिक्स में लॉ देता है तो उसका नाम हो जाता है, उसी तरह ये भी दिया था हमारे बेन जॉनसन साहब जी कि बोले से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार का पता चलता है। तो ये बेन जॉनसन साहब जी ने अपना एक कथन दिया था। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 2 क्वेश्चन आपको बचा है। तो चलिए 2-3 क्वेश्चन है चेक कर लेते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत था? ये जो है एडिसन जी के मत थे। किसके मत थे? असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका कथन था? और किसका मत, कथन मत ये की बात है, ये एडिसन जी का मत था, ठीक ना। और चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल बातचीत एडिसन के अनुसार, हमारे एडिसन साहब जो थे उसके अनुसार सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती हैं असल बातचीत। और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद और है शायद, चलिए देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत में है जब मेरे भाई हल्का और स्वच्छ हो जाता है मन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बातचीत पढ़ रहे हैं, तो बातचीत में क्या है? वाक्य शक्ति ही मेन चीज़ है। याद रखिएगा कि बातचीत के, चलिए आज दीपावली है और छोटी दीपावली है, तो इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी पटाखा वटाखा पड़ा तो मुझे भी याद आ गया तो बोल दिए। चलिए आगे और 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बातचीत से ही मनुष्य के रूप के मन का मतलब जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। और 26 नंबर क्वेश्चन, किसके न होने से गूंगी सृष्टि प्रतीत होती है? मतलब गूंगा प्रतीत होता है। एक आप गूंगा इंसान भगवान की दया से मान चलिए, क्या बोले, छोड़िए वो सब बात को अगर समझा देते हैं, कोई अच्छा एग्जांपल लेते हैं। कुछ दिमाग में आया था लेकिन नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है मेरे भाई? देखिए आप वाक शक्ति किसको कहते हैं? वाक शक्ति का अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ? बोलने, जो बोलता है उसे, बोलने की कला को वाक शक्ति कहा जाता है। सिंपल सी वे में समझिए कि देखिए जो आप बोलते हैं ना, जो आपको बोलने की कला है उसे ही वाक शक्ति कहते हैं। तो वाक शक्ति, जो आप बोलने की अगर आपको कला नहीं है, आप अगर नहीं बोल पाते हैं अच्छे से, तो आप मतलब आपको सृष्टि पूरा गूंगा प्रतीत होगा। कैसा गूंगा प्रतीत होगा? आपको लगेगा कि मेरे लिए कुछ दुनिया में है ही नहीं। अगर आप वहीं अच्छा लैंग्वेज का, अच्छा बोलचाल की मतलब बोलने की कला है आपको, तो आप समझिए मतलब लगेगा कि सृष्टि ही सब कुछ है, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाया जाता है? दोस्तों जी मैं बताना चाहूँगा कि ये यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आर्ट ऑफ मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में, ठीक ना। याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक ना। तो ये जो है यूरोप के लोगों में प्रचलित है। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? मतलब आधुनिक काल के बालकृष्ण भट्ट जी रचनाकार थे। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और आप पढ़ने का पूर्ण ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, तो यही है आज का सेशन। और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे और क्या बढ़ेंगे, और आज ही एक और वीडियो अपलोड कर देंगे दूसरा चैप्टर का, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, जिसके कारण आप पढ़िएगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। लिखिएगा, नहीं तो कहाँ से लिखिएगा भाई साहब।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए विचार के साथ, और नए विचार के साथ नहीं, अभी तैयारी के साथ मिलना है। तो चलिए तैयारी करते रहिए, और मैं भी वीडियो अपलोड लगातार आप करता रहूँगा। तो चलिए और क्या, और तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।